नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश्वर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। डिप्टी सीएम ने कहा कि वक्फ को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। वक्फ बिल को लेकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव आगरा राजनीति करने आए हैं और वहां कौन सा उन्होंने तीर मारा है जो आगरा जा रहे हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का चैप्टर समाप्त हो चुका है। रामजी लाल को माफी मांगकर इसको खत्म कर देना चाहिए और अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। इसी के साथ 2027 में 300 पार फिर से सरकार बनाएंगे कहा। पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और हम पकड़े हैं क्या? इन लोगों ने सदा मुसलमानों को बैंक बना करके रखा है। भय दिखा करके तुम हमको वोट देते रहो और गरीब बने रहो, वोट देते रहो, बेरोजगार बने रहो, वोट देते रहो, अशिक्षित बने रहो, वोट देते रहो और भाजपा विरोधी दलों के गुलाम बने रहो। हम उनको 140 करोड़ देशवासी जैसे देश का हर नागरिक है, वैसे इस देश के मुसलमान भी जो गरीब है, चाहे वह पासमानदा मुसलमान है, वह सभी देश की मुख्यधारा से जुड़े। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो बनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वह संशोधन का जो बिल संसद ने पास किया है उसके आधार पर लाई है। अब इन सबको डर लग रहा है कि उनके वोट बैंक का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यह संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ की संपत्ति के कारण से गरीब मुसलमान शिक्षित हो जाएगा, रोजगार पा जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और अगर आगे बढ़ जाएगा तो कांग्रेस और सपा बसपा और जितने भाजपा विरोधी दल है उनकी तरफ देखेगा नहीं। इसलिए अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे हैं रामजी लाल सुमन के घर पे उनको सपोर्ट करने के लिए, परिवार से मिलने के लिए। देखिए, श्री रामजी लाल सुमन का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो संसद में उन्होंने जो गलत बयानी की थी उससे उनको वापस ले लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है। खबर दिल्ली से है, जहां स्वस्थ जिगर स्वस्थ भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ILBS की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। 20 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं और आज विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए, अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। और ये मेरा अनुभव है। अगर 4 साल पहले डॉक्टर शिव सरीन मुझे यहां बुलाते तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं यहां बात करने लायक ही नहीं होता। महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। एक मां एक बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुई। उसने कहा, महात्मा जी, बेटा बहुत गुड़ खाता है, तो आप जरा उसको समझाइए।
निश्चित मात्रा से ज्यादा कोई भी चीज खाना शरीर के लिए फायदे कारक नहीं होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सप्ताह के बाद आइए। एक सप्ताह के बाद मां फिर से आई और बुद्ध ने बेटे को समझाया कि आप ज्यादा गुड़ मत खाइए, इससे हानि होती है। फिर मां से रहा न गया, उसने पूछा कि आपने यही बात एक सप्ताह पहले क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा, माताजी मैं स्वयं ही बहुत गुड़ खाता था, तो गुड़ छोड़कर बेटे को नसीहत देना चाहता था। तो मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मेरे जीवन में डिसिप्लिन लाने का किसी एक महात्मा के आग्रह के कारण मैंने निर्णय किया और इन निर्णय का मुझे बहुत फायदा हुआ है। ये शेयर करने के लिए मैं आज यहां आया हूं। मित्रों, आज विश्व यकृत दिन है। डॉक्टर सरीन ने एक बहुत संक्षिप्त प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमें समझाया कि यकृत हमारे शरीर की रचना में और शरीर को स्वस्थ रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो तो डॉक्टर है, उन्होंने मेडिकल साइंस की दृष्टि से सारी चीजें समझाई, मगर मैं सामान्य लोगों की दृष्टि से ये चीज को समझाना चाहता हूं। ईश्वर जीवंतता उसी चीज में सबसे ज्यादा भरता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे शरीर के सभी अंगों में सबसे ज्यादा पुनर्जीवित होने की क्षमता ईश्वर ने रखी है, तो हमारे यकृत में रखी है, लीवर में रखी। आपकी आंख बिगड़ जाए कोई इलाज नहीं है, कान बिगड़ जाए कोई इलाज नहीं है, एक बार दिल का दौरा पड़ जाए, बिगड़े हुए हृदय के मसल्स आगे बिगड़ते हुए आप रोक सकते हो, इसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते हो। मगर यकृत एक ऐसा अंग है हमारा जो किसी भी स्टेज से वापस भी आ सकता है, पुनर्जीवन भी हो सकता है, और किसी को आधा दान करने के बाद आप पूरा यकृत भी प्राप्त कर लेते हो। और हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने जब हमारा शरीर बनाया, बनते 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 करोड़ों साल में बना, तो यकृत के अंदर इतनी जीवंतता रखने का कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है कि यकृत ही पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का राजमार्ग है, गेट है, एंट्री पास है। और इसीलिए आज विश्व यकृत दिन पर भारत भर की जनता को अपने यकृत के प्रति सजग होना, प्रयत्नशील होना और पूरी जानकारी के साथ छोटी छोटी चिंताएं कर कर यकृत को स्वस्थ रखने का संकल्प करना है। मोदी जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत की रचना करना, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता हो। मगर विकसित भारत की संकल्पना बीमारों की फौज के साथ नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए। सरकार ने होलिस्टिक व्यू के साथ इस पर बहुत काम किया है, मैं बाद में इसको बताता हूं। परंतु आज लीवर इंस्टीट्यूट द्वारा, ILBS द्वारा हील्ड परियोजना का शुभारंभ हुआ है और मुझे विश्वास है कि ये अभिनव पहल यकृत की स्वास्थ्य के प्रति देश भर में जागरूकता फैलाने में बहुत सफल हो। मैंने जैसे कहा, यकृत बिगड़ता है तो रिपेयर तो हो ही सकता है, इससे चिंता करने की जरूरत है ऐसा भाव मत पाल लीजिएगा। जरूरत है हमारा यकृत ही बीमार न हो, और अगर लीवर बीमार नहीं है तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए और उसको जागरूकता फैलाने के लिए ये हील्ड का
आज शुभारंभ हुआ है। एक लीवर कार्टून गैलरी भी मैंने देखा। मैंने अब तक ढेर सारे कार्टून गैलरी को देखा है क्योंकि मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूं। मेरे पर लिखे गए बनाए गए कार्टूनों को भी देखकर आनंद लेता हूं, परंतु मैंने पहली बार लीवर के प्रति सजग करने के लिए इतने सारे कार्टूनिस्टों ने विश्व भर में प्रयास किया है, उसको संकलित कर कर यहां पर डॉक्टर सरीन ने रखा है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और लीवर के लिए काम करने वाले 3 लीवर चैंपियन को भी यहां पर सम्मानित किया गया। ये भी एक बहुत शुभ निष्ठा है। मैं ILBS लीवर इंस्टीट्यूट ने 2009 से अब तक की यात्रा में देश में स्वस्थ यकृत, स्वस्थ लीवर की प्रति जागरूकता फैलाने में, और लीवर बिगड़ ही जाता है तो इसके इलाज के लिए ढेर सारी व्यवस्था एक छत के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की है। और इतने कम समय में किसी एक रोग पर बने इंस्टीट्यूशन ने देश भर में, विश्व भर में स्वीकृति प्राप्त की हो, ऐसा शायद ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है। पूरे एशिया में वायरल हेपेटाइटिस के लिए ये पहला और विश्व में दूसरा केंद्र है। ये हम सब के लिए सम्मान का विषय है। WGO द्वारा उसको मान्यता भी प्राप्त है। कई प्रकार के यकृत के रोगों का यहां पर एक ही रूप के नीचे, एक ही छत के नीचे इलाज होता है। मैं हमारे कई कार्यकर्ताओं की तबीयत देखने के लिए यहां आया हूं। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज यहां बहुत सरलता से किया जाता है और अनुभव सिद्ध हाथों के द्वारा किया जाता है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ठीक ही किया था, सबसे बड़ी चीज स्माइल है जो यहां हमेशा के लिए उपलब्ध है। मित्रों, मैं फिर से एक बार आज के दिन पर पानी, शुद्ध शरीर को उपयोगी आहार और पर्याप्त नींद पर और नियमित व्यायाम पर बहुत थ्रस्ट देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में इसका अनुभव किया है। मेरे काम करने की क्षमता, मेरी सोचने की क्षमता, मेरी निर्णय लेने की क्षमता और पूरे दिन देश और समाज के लिए योगदान करने की क्षमता में खासी बढ़ोतरी हुई है। ये मेरा खुद का अनुभव है। लीवर को बिगाड़ने में किन किन चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है उसको यहां बहुत बताया गया है, तो मैं बाकी सारी चीजों को बात नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ एक बात पर बात करना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति ने रेगुलर मेडिकल चेकअप के वक्त विटामिन ई का भी ढंग से ख्याल कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग विटामिन ई का टेस्ट कराते हैं। B12 और डी का टेस्ट कराते हैं, मगर विटामिन ई का टेस्ट नहीं कराते हैं, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। हमारा वेदों का वाक्य है, आहार ही औषधि है। यही थीम को आज पूरा विश्व स्वीकार कर इस पर आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। मित्रों, 2014 से 25 तक 11 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हमारे देश के नागरिकों को एक होलिस्टिक व्यू के साथ स्वस्थ बनाने के अनेक विध कार्यक्रम करे हैं। मगर हम हर एक योजना को, हर एक उपाय को आइसोलेशन में देखते हैं, तब मालूम नहीं पड़ता है कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता पूरे होलिस्टिक व्यू के साथ इसको चिंता कर 10 साल में एक संपूर्ण पद्धति, कंप्लीट सिस्टम खड़ी करता है, जो देश 130 करोड़
कि हमारी नागरिकों के लिए एक कंप्लीट सिस्टम बनती है। मैं थोड़ा डिटेल बात करना चाहता हूं। जब हर महिला के घर में धुएं वाले चूल्हे की जगह गैस दिया, तब किसी को मालूम नहीं था कि ये आरोग्य से जुड़ा हुआ है। उसका फेफड़ा, उसकी आंखों की ज्योति इसको सुरक्षित करने का काम किया। जब हर घर को शौचालय देने का निर्णय किया, 15 करोड़ शौचालय बन गए, किसी को मालूम नहीं था ये नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है जिसका निराकरण आ रहा है। जब उन्होंने कहा कि आयुष का महत्व जीवन में समझिए, तब भी किसी को मालूम नहीं था कि ये वही लड़ी की एक कड़ी है। आज बीमार हो ही न हो, हम बीमार ही न हो, इस प्रकार की जीवन पद्धति विकसित करने का काम आयुष कर रहा है। और अब बड़े बड़े एलोपैथिक अपनाने वाले अस्पताल भी अपने यहां आयुष का विंग खोल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको स्वीकृति मिल रही है। जब विश्व योगा दिन की कल्पना की गई, तब भी किसी को मालूम नहीं था इसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ क्या जुड़ा है। जब खेलो इंडिया और फिट इंडिया की मूवमेंट चालू की गई, तब भी किसी को मालूम नहीं था कि इसका स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है। हर घर नल से जल, फ्लोराइड विहीन पानी हर घर में पहुंचाने से स्वास्थ्य का कितना लाभ होता है, ये कम से कम इस सभागार में बैठे हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ये सब करने के बाद अगर बीमार हो ही जाते हो तो जो संपन्न है वो तो अपने रास्ते ढूंढ लेता है, मगर 70 करोड़ गरीबों के लिए बीमारी शरीर के लिए नहीं, इनके बच्चों के भविष्य के लिए भी अभिशाप होती थी, क्योंकि ये खर्चा वो कर ही नहीं पाते थे। आज देश के 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के इलाज में कानी पाई भी खर्च करने की जरूरत नहीं। और 70 साल से ज्यादा आयु वाले किसी भी नागरिक को अपने इलाज के लिए 5 लाख तक कोई खर्च करने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर भी कई राज्य सरकारों ने व्यवस्था करी है। मुख्यमंत्री के राहत कोष होते हैं, प्रधानमंत्री के राहत कोष होते हैं, परंतु एक बेसिक रिक्वायरमेंट अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की भारत सरकार ने बना दी। ये सब करने के बाद भी अगर स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर ही न हो तो क्या हो। इसके लिए 65,000 करोड़ खर्च कर आयुष्मान मंदिर, मतलब हर पीएससी सीएससी को एक कंप्लीट यूनिट बनाने के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था की। फिर ये सब करने के बाद दवाइयां इतनी महंगी होती है कि क्या करें, तो जेनरिक दवाइयों का जन औषधि केंद्र बनाकर आज 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का एक जाला बुनकर 80। और वहीं मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में तेज बारिश के दौरान प्रातः भ्रमण किया। सीएम जनता दर्शन कार्यक्रम किया और जनता की समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जन की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। खबर गोरखपुर से है, जहां पर एम्स गोरखपुर में 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह कार्यक्रम हुआ। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। एम्स में यह एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। गोरखपुर एम्स का जो शिलान्यास है, भूमि पूजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2016 में गोरखपुर में किया था। 2019 में एम्स गोरखपुर का पहला बैच
एडमिशन लिया था और 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर का लोकार्पण किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में गोरखपुर में रोपा गया था, आज वह एक वटवृक्ष बनकर के हजारों पीड़ितों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र बन गया है। एम्स गोरखपुर में हो, यह एक कल्पना थी। हम लोग 2003 से इस आवाज को उठा रहे थे। उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे। उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की थी। लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के 2014 में जिन्होंने एक मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का, तो सबके साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने जो बात कही थी, आज उसका एक मूर्त रूप स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं और उनमें से गोरखपुर एम्स एक है। पहला बैच यहां पर इंटर्नशिप के लिए जा चुका है और उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपनी पीजी की तैयारी करके इस अगले वर्ष वे उसमें भी अपीयर होंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो 2016 में प्रारंभ हुई थी, गोरखपुर में एम्स बने, 2003 में उठाई गई आवाज 2016 में वह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ हो पाया और आज एम्स अपने इस परिसर में, इतने भव्य परिसर में यहां पर मौजूद है। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन चीजों को हमें अक्सर देखना होगा कि हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बना लेते हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के बाद जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साथ पेशेंट तो अंदर एडमिट हो जाता है, लेकिन पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है, खासतौर पर क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए पेशेंट, कोई होंगे इमरजेंसी में, कोई होगा, कोई आईसीयू में होगा, तो उसके अटेंडेंट वहां नहीं रह सकते। और हम अक्सर देखते थे, मुझे याद है आज से 1-1.5 वर्ष पहले की घटना है। मैं रात्रि को अचानक लखनऊ में एसजीपीजीआई के दौरे पे निकला था। मैंने देखा वहां पे सड़कों पर लोग लेटे हुए थे, जहां कहीं लोग लेटे हुए थे। तो मैंने डायरेक्टर एसजीपीजीआई से पूछा, मैंने कहा ये लोग कौन है, ऐसे क्यों लेटे हुए? तो उन्होंने मुझे बताया कि तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
क्या रंग खिला